हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम जो पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं साइंस का 10th क्लास का, इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। कंटेंट्स के बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले इसमें। ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन और दूसरा केमिकल इक्वेशंस। बाकी जो चीज़ें हैं ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सिचुएशन इन डेली लाइफ, या दैनिक जीवन में कुछ परिस्थितियां देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ। जैसे दूध को अगर मिल्क को अगर अपन रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में रखें तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। दूसरा एक एक्टिविटी देखते हैं, और लोहे की वस्तुएं रहेगी, उनको अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में यानी आर्द्र वातावरण में रख दिया जाए, वातावरण में जहाँ पे नमी हो ऐसी जगह पे रख दिया जाए तो वो भी रस्टेड हो जाती है, उसको जंग लग जाती है। खाना पकाते हैं तो खाने का भी स्वरूप बदल जाता है। डाइजेशन वगैरह में भी देखेंगे आप लोग, पाचन क्रिया में तो भी पदार्थ चेंज हो जाता है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया में हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसमें भी अपन देखते हैं कि कुछ न कुछ पदार्थ में परिवर्तन होता है। यहाँ चारों चीज़ों में देखा है इनमें कि शुरू के जो पदार्थ रहता है, इनिशियली जो प्रारंभिक पदार्थ रहता है, वस्तु रहती है, उसके नेचर यानी उसकी प्रकृति और उसकी पहचान दोनों ही बदल जाती है। यानी जो इनिशियल रहेगा, जो प्रारंभिक चीज़ रहेगी, प्रारंभिक वस्तु रहेगी, उसमें कुछ न कुछ चेंज हो जाता है, कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हमने भौतिक परिवर्तन और केमिकल परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है इसके बारे में। तो जहाँ पे भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, यानी रासायनिक परिवर्तन, केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होती है। एक्टिविटी, इसके लिए दो एक्टिविटी करते हैं अपन। सबसे पहला एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम रिबिन को जलाते हैं। ये मैग्नीशियम लेबोरेटरी में आपको इस तरह से दिखेगा, ऐसे तार के जैसे रहता है। उसका थोड़ा टुकड़ा लिया और टोंग में पकड़ के बर्नर के साथ जलाया, तो देखते हैं अपन लोग यहाँ पे एक सफ़ेद पाउडर सा इकट्ठा होता है वॉच ग्लास में। हम इसमें देखेंगे तो ऐसा हो रहा है, यानी कि ये जो तार था मैग्नीशियम का, ये एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जल के किस में परिवर्तित हो गया, ये एक वाइट यानी सफ़ेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी श्वेत या सफ़ेद पाउडर के रूप में परिवर्तित हो गया ये। तो इस तरह से देखा कि पहले तार था, जलाया उसको तो इसमें परिवर्तित हो गया, इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यानी ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ। यानी जलाने की जहाँ भी बात आए वहाँ समझ लाओ कि उसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई है। केमिस्ट्री में जहाँ पे भी जलाने की बात है, किसी का दहन करना, जलाना, क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपको एक पाउडर के रूप में इस वॉच ग्लास में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और वास्तव में लेबोरेटरी में देखेंगे तो इस तरह से एक चमकदार लौ के साथ जलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क यानी शंकुआकार एक फ्लास्क में दानेदार जस्ता लेते, इसमें लिया और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गमले उसमें डाला और कॉर्क लगा के एक यहाँ पे नली लगा दी। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पे बबल्स बनते हैं, बुलबुले उठते हैं, और ये बुलबुले उठते हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जिंक ग्रेन्यूल जो जेडन अपने डाला था, जिंक यानी जस्ता, जिंक मतलब जस्ता, उसने किसके साथ, डाइल्यूट यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। और लेबोरेटरी में आप देखोगे ना, ग्रेनुलेटेड आपका जो जिंक ग्रेन्यूल्स ऐसे दिखेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड ऐसी बोतलों में डाइल्यूट करके रख देते हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी से एक चीज़ पता चल गई अपने को कि जो केमिकल रिएक्शंस है, कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही, ये कैसा पता चलेगा। तो इससे हम ये नीचे 4 ऑब्जर्वेशन दे रखे, इससे हम पता लगा सकते हैं इन ऑब्जर्वेशन को देख के कि इसमें केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी अवस्था में
परिवर्तन होता है। इस अवस्था का परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं होता है, और भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आइस को अगर गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस से लिक्विड में, द्रव में आ गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। तो वहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन हुई? नहीं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई, वहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ। उसमें केमिकल रिएक्शन में अवस्था परिवर्तन के साथ साथ नया पदार्थ भी बनना जरूरी है। अगर रंग बदल रहा है, कोई भी ऐसी क्रिया आपके सामने हो रहा है जिसमें रंग बदल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कोई रासायनिक क्रिया हो रही है। या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, या कोई ना कोई गैस निकल रही है, गैस का निष्कासन हो रहा है, तो भी उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या फिर ताप में परिवर्तन होता है, यानी टेम्परेचर चेंज हो गया, तो भी रासायनिक अभिक्रिया। ये इस केस में, इस वाले केस में अगर आप ये डालेंगे, जब अभिक्रिया होने शुरू हो जाएगी, रिएक्शन होगी, तो अगर इसको आप छुएंगे तो आपको ये गर्म लगेगा, यानी इसका मतलब इसमें पहले ठंडा था, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो गर्म हो गया, तो ताप में परिवर्तन हुआ। तो इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इस तरह की परिवर्तन हो, स्टेट में, अवस्था में परिवर्तन, कलर में कोई गैस निकले, कोई ताप परिवर्तित हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये निश्चित रूप से वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हुई हैं। अभी हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस, यानी ये जो केमिकल रिएक्शंस हुई है, अगर इसको हम सेंटेंस में बताना चाहे, या इसका विवरण लिखना चाहे और वाक्य रूप में लिखना चाहे, किस रूप में? वाक्य रूप में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे पहले एक एक्टिविटी को अपन बोलेंगे, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बन गया। लेकिन अगर इसको, बहुत लंबा हो गया ये चीज़, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे, संक्षिप्त में, शॉर्ट में लिखना चाहे, तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? लिखा मैग्नीशियम, शॉर्ट में लिखने के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान लगा दिया, क्या बन गया आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी उतनी बड़ी लंबी चौड़ी रासायनिक अभिक्रिया को आप ऐसे शॉर्ट में बता सकते हो। तो इस शॉर्ट रूप को, इस सरलतम रूप को क्या बोलेंगे अपन? वर्ड इक्वेशन, यानी शब्द समीकरण। ये जो भी बना वो है शब्द समीकरण, या जो रासायनिक समीकरण रहेंगे, केमिकल इक्वेशंस, उसमें ये जो इस साइड में रहेंगे, तीर, इनके बीच में एक तीर का निशान रहेगा, तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर जो रहेगा, उनको अपन बोलेंगे रिएक्टेंट या अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन किस किस में हो रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, यानी ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको बोलते अभिकारक या क्रियाकारक भी बोलते हैं। कई जगह पे क्रियाकारक भी बोला गया इनको, जो क्रिया करने वाले हैं, और इनको हमेशा बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। और तीर के राइट हैंड साइड में, यानी दाईं ओर, जो इनसे नया पदार्थ बनेगा, उनको बोलेंगे प्रोडक्ट या उत्पाद। यानी अभिकारकों की अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बना, जो उत्पाद बना, उसको अपन राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाएंगे, और तीर के निशान का जो एरो का जो ये हेड रहेगा, हेड पॉइंट, सिर, वो रहेगा हमेशा उत्पाद की तरह। और ये किसको इंडिकेट करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है, इसकी डायरेक्शंस बताएंगे। केमिकल इक्वेशंस की, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन बताएंगे। कैसे? कि ये दोनों, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, रासायनिक अभिक्रिया अपनी इस दिशा में जा रही है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अगर ये तीर का निशान ऐसा लगा दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो इसका मतलब हो गया कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें अभिक्रिया हो रही है, और क्या बन रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन रहे। तो तीर का निशान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा उत्पाद की तरफ, इसका सिर का निशान किधर रहता है? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ रहता है। अभी और देखते कैसे लिखते हैं इस रासायनिक इक्वेशन को। अब लिखना चाहे तो क्या इसको और शॉर्ट कर में लिख सकते हैं? इससे भी शॉर्ट हो सकता है, शब्द समीकरण से भी शॉर्ट में बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा? ये जो शब्द थे, यानी जो शब्द थे, वर्ड्स थे, उसकी जगह पे अपन लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, यानी उनका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। रासायनिक सूत्र लिख लेंगे तो और भी ये शॉर्ट, मतलब कंसाइज हो जाएगी, और भी एकदम संक्षिप्त में हो जाएगी। यानी रासायनिक समीकरण बनेगा, वो रासायनिक समीकरण आपकी पूरी रासायनिक अभिक्रिया को
दर्शाएगा, प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले ये जो शब्द अभिक्रिया ऊपर की थी, उस शब्द अभिक्रिया को अपन अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे फॉर्मूले के रूप में, तो ये इतना शॉर्टकट में हो जाएगा। मैग्नीशियम को Mg, ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला है, सूत्र है। ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया MgO, एकदम शॉर्ट में। ये रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा ये होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों तरफ जो ये तत्व है, परमाणु है, इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो उसको अपन बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण। अगर ये बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही बोलते हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ढांचा समीकरण, रासायनिक समीकरण, या फिर इसको कंकाली, एक नाम और दिया है हिंदी में, कंकाली समीकरण। संतुलित करना पड़ेगा तभी ये पूर्ण होगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का क्या महत्व है, यानी कि जो बैलेंस्ड रहेगी, जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया रहेगी, इनका क्या महत्व है ये देखते अपन, और कैसे बैलेंस करके ये भी अपन देखते। तो एक अपन ने 9th में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि द्रव्यमान न तो क्रिएट होता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, सिर्फ होता है क्या है, ये परिवर्तित होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है अपना, ये जो यूनिवर्स है जिसको अपन ब्रह्मांड बोलते हैं, जिसमें अपन रह रहे हैं, यूनिवर्स, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो पदार्थ और दूसरा है आपका ऊर्जा। पदार्थ का मतलब मैटर, इंग्लिश में बोलेंगे मैटर, जिसको मास फॉर्म में रखते हैं। मास मतलब वही मैटर या मास, पदार्थ या द्रव्य जिसको बोलते हैं, और ऊर्जा मतलब एनर्जी। ये दो चीज़ों से ही बना होता है। तो अपन यहाँ जो एक चीज़ है वो पदार्थ की बात करें, यानी ये ब्रह्मांड में भी ये फिक्स है, पदार्थ और ऊर्जा फिक्स है, इतने जितना पहले बनाया था उतना ही है। सिर्फ ये क्या होता है, अगर पदार्थ नष्ट हो रहा है तो ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, और ऊर्जा में नष्ट होती है तो ये पदार्थ में परिवर्तित हो सकती है। यानी इसमें कोई नया आएगा नहीं, न तो पैदा होगा नहीं खत्म होगा, ये एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस में भी जो पदार्थ है, जो द्रव्यमान है, जो द्रव्य है या द्रव्यमान है, वो न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये सिर्फ रूप परिवर्तित करता है, एक रूप से मतलब एक यौगिक से दूसरा यौगिक बनेगा, यानी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बना देगा। जैसे इसमें अगर देखें, जैसे पर कोई क्रिया है, जैसे A+B मिलके आपका C+D बना रहे, यानी ये जो रिएक्टेंट है, यानी जो क्रियाकारक है, यानी अभिकारक या क्रियाकारक, ये जो अभिकारक है, इनका जो टोटल मास रहेगा, इनका जो टोटल मास यानी टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान रहेगा उनके तत्वों का, वो प्रोडक्ट के यानी उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी इनका जो टोटल मास, ऐसा लिख दूँ अगर, मास ऑफ टोटल किसका, रिएक्टेंट का, इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट का। यानी प्रोडक्ट के जितने भी, प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, जितने भी तत्व रहेंगे, उनका कुल मास यानी टोटल द्रव्यमान ये रिएक्टेंट में उपस्थित तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी A+B का आपने वेट निकाला जितना होता है, सपोज ये 10 ग्राम हुआ, तो आगे जो C और D बनेंगे, पदार्थ नए बन रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं, लेकिन इनका वजन भी 10 ग्राम ही रहेगा। यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स भी
यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। जब एलिमेंट में एटम, क्योंकि एलिमेंट का जो भार रहेगा वो एटम की वजह से रहेगा, यानी परमाणु की वजह से रहेगा। परमाणु से तो बना हुआ रहता है तत्व। तत्व किससे बने रहते हैं? परमाणु से। तो परमाणु का जो भार रहेगा या उनकी जो संख्या रहेगी वो रिमेन सेम केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता आपको यहाँ पे, जैसे H2 ने रिएक्शन किया O2 से, ठीक है। अब ये क्या होगा? बना H2O, जल बन गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे? जल। अब यहाँ पे देखो, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 1 ही है। तो इसको 2 करने के बैलेंस करना पड़ेगा, यानी स्केलेटन रिएक्शन लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेम होना चाहिए, सेम रहता है, बदलता नहीं है। अभी आप देखो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसकी जगह यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गए, या हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे एलिमेंट के वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सेम रहेंगे, यानी परिवर्तित नहीं होंगे। ये जो एक्टिविटी अपन ने की थी उसमें हम बैलेंस करना सीखते हैं। इसमें देखते हैं, पहले हम एक्टिविटी का हम शब्द समीकरण लिख रहे हैं, यानी इसका अपन क्या कर रहे हैं? शब्द समीकरण लिखा हमने, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना दिया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका स्केलेटन, यानी इसका ये भी शब्दों को अगर सूत्र लिख दे, इसके सूत्र रूप में लिख दे इसको, यानी इसको हम सूत्र लिख दिया, तो ये अपना क्या हो जाएगा? एक कंकाली समीकरण बन जाएंगी, यानी वो असंतुलित रहेगी, यानी उसको संतुलित नहीं क्या रहेगा, ये कैसी रहेगी? असंतुलित, अनबैलेंस्ड। मैग्नीशियम की जगह क्या लिखा आपने? Mg, उसका सूत्र लिख दिया। ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का सूत्र लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिख दिया। तो ये हमारा कंकाली समीकरण या स्केलेटन इक्वेशंस बन गई। अभी देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं? पहले एलिमेंट की लिस्ट बनाते हैं हम, यानी कौन कौन से तत्व है इसमें, एलिमेंट या तत्व की लिस्ट बनाते, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और इनकी संख्या राइट हैंड साइड में कितनी है, ये हम देखते हैं। तो तत्व कौन कौन से? एक तो इसमें Mg है, मैग्नीशियम है, दूसरा यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीजन। ये 2 ही तत्व है, ठीक है। अब देखते, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? यहाँ पे 1, राइट हैंड साइड में कितना है? 1। ऑक्सीजन को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2, और इसमें कितना है? 1। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो हम देखते हैं रासायनिक समीकरण कैसा है आपका? कंकाली रासायनिक समीकरण, यानी कि असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या जिधर कम है उधर बढ़ाना पड़ेगा, यानी इधर कम है तो इसको अपन क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लगा देते, मल्टीप्लाई करते, हमेशा गुणक में लिखते। तो अगर मैं इसके आगे यहाँ पे 2 लगा दूँ तो अभी देखेंगे कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये 2 से इससे को भी मल्टीप्लाई हो गया ना, सबके आगे लिखा तो Mg भी 2 हो गए, ये 2 हो गए, अभी फिर से भी अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है। तो अभी मैं क्या कर दूँ? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अभी देखिए आप, 2 Mg इधर भी है, 2 Mg इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है। अभी जो रिएक्शन बनी है वो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशंस बन गई है। जैसे इसको बैलेंस इक्वेशन को लिखो तो इसलिए 2 Mg प्लस O2 एरो क्या बना दिया? 2 MgO। अभी जो ये आपकी इक्वेशंस बनी है, ये समीकरण आपका बैलेंस्ड या क्या बोल सकते हैं अपन, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरी वाली एक्टिविटी में देखते हैं, इसमें क्या हुआ? जिंक यानी जस्ता था, जस्ता ग्रेन्यूल जो अपन लिए थे उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, और क्या बना आपका? जिंक सल्फेट, यानी जस्ते का लवण बन गया। यहाँ पे बन गया आपका जिंक सल्फेट, और क्या बना आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बन गई। इसको सूत्र रूप में लिखते हैं, तो जिंक का सूत्र होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4,
ये रिएक्शन किया और क्या बन गया आपका ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये आपको प्रोबेबिलिटी के रूप में एक्टिविटी में देखने को मिली थी। अब इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो बैलेंस नहीं है, इसके लिए चेक करने के लिए वही पहले एलिमेंट कौन कौन से है। एक तो इसमें Zn है, दूसरा क्या है ये हाइड्रोजन है, तीसरा क्या है यहाँ पे S यानी सल्फर, चौथा क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन O। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कितने हैं और राइट हैंड साइड में देखते हैं ये कितने हैं। देखते हैं Zn इधर एक है यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक, राइट हैंड साइड में भी एक ही है एक। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में दो और इधर भी दो। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में एक, राइट हैंड साइड में भी एक। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। तो देखा तो दोनों तरफ ये इक्वेशंस में जो एटम्स है एलिमेंट्स के वो बराबर है। तो ये आपकी इक्वेशंस कैसी है, संतुलित समीकरण हो गई यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशंस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो अनबैलेंस्ड रहेगा उसको बैलेंस्ड करना, संतुलित करना। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आयरन Fe रिएक्ट विथ H2O, जल के साथ रिएक्शन करेगा Fe3O4 प्लस H2 बनाएगा। तो सबसे पहले स्टेप आई देखते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थी इसके ऊपर अपन क्या बनाएंगे, ये जो फार्मूला रहेगा केमिकल फार्मूला, इसके ऊपर बॉक्स बना देंगे ताकि अपन क्या अंदर बॉक्स के अंदर वाली चीज़ को कोई चेंज नहीं करना है। तो यानी कि हर एक यौगिक का या हर एक कंपाउंड का ये जो फॉर्मूला होता है, सूत्र, वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2O ये वाटर होता है, अगर मैं H2O2 लिख दूँ तो ये वाटर नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ऐसा अंदर की साइड में नहीं कर सकते, इसका फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी चेंजेस करना है, अगर बैलेंस करना है तो जो कुछ है उस बॉक्स के आगे ही साइड में आपको लगाएंगे जो गुणक में रहेगा, ताकि ये अंदर का चेंज नहीं हो और बैलेंस किया जा सके। स्टेप नंबर 2, इसमें अपन पता करेंगे बैलेंस्ड है कि नहीं, अनबैलेंस तो नहीं है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए लिस्ट ऑफ एलिमेंट बनाएंगे यानी तत्वों की लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख देता हूँ यानी तत्व लिखता हूँ, कौन कौन से तत्व है एलिमेंट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने रहेंगे ये अपन काउंट करते हैं। तो तत्व कौन कौन से यहाँ पे, एक तो Fe है आयरन, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 काउंट करते हैं। राइट हैंड साइड में कितना है, 3, ये 3 लिख दिया। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2, राइट हैंड साइड में कितना है यहाँ पे 2, ये 2, ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है राइट हैंड साइड में 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और Fe ये दोनों अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो स्टेप नंबर 3, अभी पहला पता चल गया कि अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा यानी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है ये। तो इसके लिए सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे, जिसमें एटम का नंबर सबसे ज़्यादा रहेगा। एटम का नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, ऑक्सीजन का, तो उसको सबसे पहले अपन बैलेंस करेंगे। यहाँ इसमें भी दिखता है सबसे ज़्यादा एटम किस में है, ऑक्सीजन, भले वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, किधर भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा है, उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो अपन क्या किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को। उसको बैलेंस के लिए ऑक्सीजन किस किस में है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में है H2O में, लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे है H2O में, और राइट हैंड साइड में किधर है Fe3O4 में। कितना ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन इधर कितना है 1 और इधर कितना है 4, तो कम किधर है लेफ्ट हैंड साइड में। तो कितना, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि यहाँ बाहर लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में H2O के बाहर अपन ने 4 लिख दिया। तो अभी देखो ऑक्सीजन अपना 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ पे ये अपन ने जो किया था यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने,
तो आपका ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन साथ में ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी इंटू 4 इधर भी हो गया, तो ये आपके कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। अब हाइड्रोजन इनबैलेंस्ड हो गया, तो अभी स्टेप नंबर 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना किसमें है 4, अभी अपना ये होगा ना 4H2 हो गया, तो 8 है, और राइट हैंड साइड में किसमें है H2 में, यानी ये वाला, ये यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इधर कितना है 8, ये 4 और ये 2, इसको इन 2 में हो गई है, तो 4 × 2 = 8, और यहाँ पे कितना है 2। अब इसको दोनों को बैलेंस करना रहेगा, तो जो कम वाली संख्या है उसको इसके गुणक से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके बराबर हो जाए, यानी अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 8 हो गया, तो ये जो 4 है इस हाइड्रोजन के आगे हम लिख देंगे। पहला तो बैलेंस अपन ने यहाँ पे किया ऑक्सीजन को, इसमें कोई चेंज नहीं किया, वैसा वैसा है। दूसरा चेंज अपन ने यहाँ पे किया। अभी देखते हैं अभी कौन बैलेंस नहीं है, ये 8 हो गया यहाँ पे, 8 8 4 4, ये 3 और 1 रह गया। स्टेप नंबर 5 अभी यहाँ पे किसको करेंगे Fe यानी आयरन को बैलेंस करेंगे। अभी आयरन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं आयरन Fe में है, और इधर आयरन किधर किसमें है राइट हैंड साइड में Fe3O4 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे Fe कितना है इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 और यहाँ पे 3, तो इसको बैलेंस करना, जो कम संख्या है उसको मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे 3 जगह पर अपन ने चेंज किया, पहला यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे और थर्ड आपका यहाँ पे। तो अभी जो बैलेंस इक्वेशन बनेगी वो अपन स्टेप नंबर 6 में लिखेंगे। इसमें देखो Fe कितना किया अपन ने 3, यहाँ पे अपन ने 3 लगा दिया। H2O में यानी वाटर में कितना अपन ने किया आगे यहाँ पे, ये देखो 4, यहाँ पे लगा दिया 4। जो भी करेक्शन किया या जो भी अपने बैलेंस किया वो लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, हाइड्रोजन के आगे भी 4 लगा दे। इस तरह से देखते हैं ये हमारी पूर्ण संतुलित है, संतुलित समीकरण या रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। इंग्लिश में बोलेंगे तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि ये जो बैलेंस बन के इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, यानी और इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सेवंथ में क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में जितने भी पदार्थ या जो भी यौगिक यूज हुए हैं, उपयोग हुए, उनका फिजिकल स्टेट पता नहीं, यानी कौन सी भौतिक अवस्था में है, इसकी भौतिक अवस्था अपने को पता नहीं है, यानी ठोस था, गैस था या लिक्विड अवस्था में था, ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो उसको भी लिख के इस केमिकल इक्वेशंस को, इस रासायनिक समीकरण को और इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, और ज़्यादा सूचना देने वाला बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर गैस स्टेट में अगर कोई हो रहा है यूज तो उसके लिए G यूज करेंगे, और अगर लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है पदार्थ तो उसके लिए L यूज करेंगे, और अगर ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, तो उसके लिए अपन S यूज करेंगे। और कोई ऐसा भी पदार्थ है जिसका एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, यानी जलीय विलयन बना हुआ है, तो उसके लिए AQ लिखेंगे। अब ये देखिए, ये आयरन सॉलिड रूप में यूज हो रहा था तो इसलिए इसके S लगा दिया ठोस रूप में। यहाँ पे वाटर G यानी गैस रूप में यूज रहा है, यानी यहाँ पे भाप यूज की जाती है, स्टीम, इसके लिए यहाँ पे G लगा है। और Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड कैसा बना है सॉलिड रूप में, तो इसके लिए S लगा है ठोस रूप में। और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलती है तो इसके लिए G लगा दिया। अब जो पहले रिएक्शन अपन ने बैलेंस की थी उससे ज़्यादा ये बेटर अभी और इन्फॉर्मेशन देने, यानी कौन सी स्टेज में है, भौतिक अवस्था में है ये पदार्थ, उसका भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जनरली भौतिक अवस्थाओं को इंक्लूड नहीं करते, उसमें कभी स्पेसिफाई किया होगा तो ही करते हैं, अदरवाइज जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो दुनिया भर की रिएक्शंस आएगी, सबको ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं में यानी केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर यूज होता है, यानी किस ताप पे वो रिएक्शन हो रही है इसका भी इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, यानी कौन से दाब पे हो रही है, प्रेशर कितना लग रहा है उस रिएक्शन को होने में, तो वो भी अपन लगा सकते हैं। उत्प्रेरक की जानकारी भी देनी पड़ती है। तो ये सारी जानकारी अगर देनी हो तो कहाँ पे करेंगे, इन सब चीज़ों को जो एरो है, ये जो एरो है, ये बीच का एरो रहेगा, तीर का निशान रहेगा, उसके ऊपर या उसके नीचे
लिख सकते हैं, उसको इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है बुक का एक, जिसमें CO एक गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CH3OH। ये एक मिथाइल एल्कोहल बनाएगा जो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये क्रिया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करती है। ये इसका प्रेशर है यहाँ पे, तो ये इंडिकेट करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके बुक से बाहर से लिया है, जिसमें आपका इस रिएक्शन के लिए 300 डिग्री यानी 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए यानी ताप चाहिए, और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब चाहिए, तभी ये काम करेगा। और उसके साथ जो उत्प्रेरक का कैटलिस्ट यूज होता है वो है H3PO4। ये तभी ये रिएक्शन होगी, ये सब चीज़ें होगी तो इनको भी हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन पे, यानी रासायनिक समीकरण पे ये सब चीज़ें बता सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाए। इसके अलावा ये नीचे एक रिएक्शन है जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है उसकी ये एक रासायनिक समीकरण है, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो सनलाइट की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश में ये होता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, और साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है और वाटर भी। इसको संक्षिप्त में एक केमिकल इक्वेशन के रूप में या रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका ही चैनल है और आप इसको मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।